हाँ तो बच्चों, हमारा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की शिक्षक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो कृषि से हमें प्राप्त होते हैं, जिसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन भी कहते हैं। कृषि से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, जो भी हमारी उत्पादन कार्य होता है, कृषि जो भी उत्पादन कार्य होता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें हमारी कपास से लेकर, डेयरी से लेकर, कृषि फसलों से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मिट्टी में जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जिसका हम उत्पादन कार्य करते हैं। एक प्रौद्योगिकी और परंपरागत तरीके से जो हम किसान या जो हमारे जितने भी लोग जो हमारे भूमि में काम करते हैं, तो उससे हम अनेक प्रकार के चीजों का उत्पादन करते हैं। तो वो हो गया हमारा प्राथमिक उत्पादन। उसके बाद दूसरा क्षेत्र मैंने आपको बताया था द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है सीधे सीधे विनिर्माण क्षेत्र। प्राथमिक उत्पाद को हम द्वितीयक क्षेत्र में ले जाकर वहां पर वस्तु मूल्यवान बनती है और अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन होता है। और ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आपके कारखाने आते हैं, उद्योग आते हैं। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक उत्पाद से, जो भी प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से जो हमें चीजें प्राप्त होती है, उनको हम उद्योगों में ले जाते हैं, कारखानों में ले जाते हैं। वहां पर बड़ी मात्रा में जो है हम जो है वहां पर कारखानों में उन चीजों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कपास है, कपास की खेती एक प्राथमिक क्षेत्र का है, कृषि उत्पाद कार्य है। कपास से जब हम रेशा निकालेंगे, धागा निकालेंगे, तो उसको फिर हम कपड़े के मिलों में ले जाएंगे, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के हम क्या बनाएंगे, अधिक मात्रा में क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। उसी प्रकार आपका गन्ना है, गन्ने की खेती आपकी एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि भूमि संसाधन से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, प्राकृतिक संसाधन से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो गन्ने से जो गन्ना जो हमें प्राप्त होगा, उस गन्ने को हम कहाँ ले जाएंगे, गन्ने का उत्पादन आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। उसको फिर हम द्वितीय क्षेत्र में ले जाएंगे, कारखानों में ले जाएंगे, गन्ने की मिलों में ले जाएंगे। उस गन्ने से फिर हम चीनी है, गुड़ है, मिठाइयाँ हैं, जो भी हमारे मीठे पदार्थ होते हैं, वो सब हमारी विनिर्माण इकाइयों में बनती है, मतलब औद्योगिक कारखानों में बनती है, उद्योग में बनती है। तो विनिर्माण का मतलब सीधे सीधे आप मानिए उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कारखाने से मतलब है। और तीसरा क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र का काम क्या होता है कि किसी भी वस्तु का वो उत्पादन नहीं करती है, पर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को बेहतर ढंग से काम करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, उसके संस्थागत सुधार के लिए जो है सेवा क्षेत्र अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो उस पर निर्भर आपका दोनों है, प्राथमिक को भी और द्वितीयक क्षेत्र को भी जो है वो अपनी बेहतर सेवाओं द्वारा जो है क्या नाम कहते हैं, अपने सेवा प्रदान करके जो है वो क्या करता है, काम करता है, जिसको हम क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र। तो जिसमें आपके बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, आपका संचार हो गया, परिवहन हो गया, इंटरनेट हो गया, और आपके मोबाइल क्या नाम कहते हैं, आपके एटीएम बूथ हो गए, समझिए। तो विभिन्न प्रकार का जो सेक्टर है, जो आज बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो इस प्रकार से जो है हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो गए। प्राथमिक को आप सीधे सीधे कृषि से जोड़िए, कृषि उत्पादन कार्य से जोड़िए, कृषि से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, भूमि से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और द्वितीय क्षेत्र का मतलब सीधे सीधे आप उद्योग कारखाने से समझिए, क्योंकि हजारों, जब आप बाजार को देखते हैं तो हजारों लाखों प्रकार की हमें वस्तुएं, बाजार जो है पटा हुआ रहता है, तो वो सारे कारखानों से बन के आता है, उद्योगों से बनकर आता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार की जो है वस्तुएं बनती है। और तो वो हो गया जो औद्योगिक क्षेत्र हो गया। तृतीय क्षेत्र का मतलब सीधे आप ये समझना है कि तृतीय क्षेत्र का मतलब है आपको सेवा देना, सेवा प्रदान करना। वहां पर कोई वस्तु नहीं बनती है, पर दोनों को जो है बेहतर संचार, बेहतर परिवहन
और इंटरनेट, कैफे, एटीएम बूथ, बैंक, बीमा, स्कूल, कार्यालय, ऑफिस, मेडिकल, ये सारी चीजें जो हम जैसे मतलब जो सेवा में जो लोग काम लगे रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी कार्यालय में, किसी कंपनी में जो काम करते हैं या किसी बैंक या बीमा संस्थान में काम करते हैं, वो कोई वस्तु नहीं बनाते, लेकिन अपनी बेहतर सेवा को देख करके कि वहाँ पर मानवीय जो हमारे जो मतलब क्या नाम करते हैं, मानवीय जो संसाधन है उस क्या नाम करते हैं अपने बुद्धि विवेक से जो है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए दोनों शिक्षकों को एक बेहतर ढंग से वो काम कैसे करेंगे, कैसे उन शिक्षकों में उत्पादन प्रक्रिया बेहतर हो और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है हमारा तृतीय शिक्षक अपनी सेवा देकर जो है ये सारा काम करता है। तो इस प्रकार से ये तो था हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय शिक्षक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनकी तुलना, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शिक्षकों की तुलना कैसे करेंगे। तो तुलना का मतलब है कि आखिर हमने ये देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षक ने कितना उत्पादन किया, द्वितीयक ने कितना किया, तृतीयक ने कितना किया। सीधे सीधे अर्थशास्त्र की भाषा में आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे अर्थशास्त्र में जो है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब सवाल है कि इनकी तुलना कैसे करेंगे, तीनों का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन कैसे होता है। तो क्योंकि तीनों क्षेत्र जो है अनेक प्रकार के उत्पादन कार्य करते हैं, काफी अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का वो उत्पादन कार्य करते हैं। अब उससे हमें ये पता चल जाता है कि प्राथमिक ने कितना किया, द्वितीयक ने कितना किया, तृतीयक ने कितना किया। अगर हम इनकी सूची बनाने लग जाएंगे तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में सही ढंग से समझने के लिए हम उनका मतलब उत्पादन तो करते हैं, पहले तुलना कर रहे हैं हम, क्योंकि विविध प्रकार का ये उत्पादन कार्य करते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। और क्योंकि काफी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में लोग वहां पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या करते हैं, काम भी करते हैं। उत्पादन के साथ साथ वहां पर हजारों लाखों की संख्या में क्या नाम करते हैं, तीनों सूत्रों में जो है लोग उत्पादन के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हुई। अब हमें ये देखना है कि तीनों जो हमारे क्षेत्र है, जो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र है, ये तीनों जो है कितनी वस्तु और सेवाओं का ये उत्पादन किया और कितने लोग काम करते हैं। आखिर प्राथमिक में कितने काम किया, द्वितीयक ने कितना काम किया, तृतीयक ने कितना काम किया। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो है इन तीनों का, पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, ये तीनों क्षेत्र होते हैं, तीनों क्षेत्रों से जो है देश की एक बेहतर अर्थव्यवस्था जो है काम करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र में जो है कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो उसका क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो उसको अध्ययन करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना एवं उत्पादन की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर, अगर हम माना इसके लिए तरीका क्या है, अर्थशास्त्र में इसके लिए क्या तरीका बनाया गया है कि आप प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित जितनी भी वस्तु और सेवाओं की गणना करने के बजाय गणना एवं उत्पादन की वास्तविक संख्याओं का योग ज्ञात करने के स्थान पर हम उनका मूल्य का उपयोग करेंगे, उनके मूल्य का उपयोग किया जाता है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र ने कितनी वस्तु का उत्पादन किया, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, द्वितीयक ने कितना किया, तृतीयक ने कितना किया, फिर उसको हम जोड़ देंगे, वो तो आपका टोटल अर्थव्यवस्था होगी। पर लेकिन इसको हम ऐसे ढंग से न करके हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की गणना एवं उत्पादन की वास्तविक सेवाओं का योग करने के स्थान पर उनका मूल्य का उपयोग करेंगे। वो कैसे, माना 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है, क्या नाम करते हैं, 10,000 किलोग्राम गेहूं का मूल्य हो गया। अगर 8 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से अगर हम 10,000 किलोग्राम अगर हम गेहूं का मूल्य निकालेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 80 रुपया। मतलब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। या हमने क्या नाम कहते हैं 10 रुपया प्रति नारियल की दर से अगर 100 नारियल अगर आपके उत्पादित हुए हैं तो कितना हो गया, 8,000। तो 8,000 रुपये की क्या हो गए, नारियल हो गए। तो उसी प्रकार जो है हमारे कृषि क्षेत्र से जो भी चीजें प्राप्त होती है, चाहे गेहूं है, चावल है, फल फ्रूट है, साग सब्जी है, जो भी चीजें हैं, तो वहां पर हम उनका मतलब केवल हम यहाँ पर गेहूं की बात नहीं कर रहे, चावल की बात नहीं कर रहे, नारियल की बात नहीं कर रहे, दूध की बात नहीं कर रहे, हम उनका क्या निकालेंगे, मूल्य, उनको हम काउंटिंग नहीं करेंगे, उनकी हम मतलब उनके योगफल के स्थान पर हम उनका क्या निकालेंगे, मूल्य निकालेंगे।
तो जैसे हमने गेहूं का मूल्य निकाला, उसी प्रकार हमने गन्ना का मूल्य निकाल दिया, उसी प्रकार हमने नारियल का मूल्य निकाल दिया, उसी प्रकार हमने दूध का मूल्य निकाल दिया। तो इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तु और सेवाओं की मूल्य की गणना हम करते हैं, और जो कि अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना है। मतलब अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का मतलब यह है कि जैसे कि मतलब हम जब क्या नाम करते हैं तीनों क्षेत्रकों की जब हम इस प्रकार से गणना करते हैं तब उसका मूल्य हम निकालते हैं, तो वो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। तो जैसे इसमें जो है, अब इसमें अगर आप ये देखते हैं कि अंतिम सेवाओं का मूल्य को अगर आप समझ रहे उसको कैसे समझेंगे। माना एक किसान है, एक किसान ने जो है 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जो है गेहूं किसको दिया, क्या नाम कहते हैं, एक आटा बनाने वाली मिल को दिया। ठीक हो गया। तो किसान ने 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जो है क्या नाम कहते हैं गेहूं आटा बनाने वाली मिल को दिया। उसके बाद जो है आटा बनाने वाली कंपनी ने जो है आटा बनाने वाली जो मिल है उसने 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं से क्या बन गया, आटा बन गया। उसने फिर 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आटा किसको दे दिया, एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को दे दिया। और अब बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी होगी वो क्या, उसमें क्या नाम कहते हैं, जब उस आटे से बिस्कुट बनाएगी तो उसमें तेल भी लगेगा, घी भी लगेगा और चीनी भी लगेगी। तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी चीजें, जो भी उसमें आइटम्स है वो सारा उसको जोड़ेगा। तो माना 1 किलोग्राम माना गेहूं 8 रुपए का है, तो किसान ने 8 रुपए का 1 किलो गेहूं किसको दिया, आटे की मिल को दिया। उसने उस आटे की मिल ने जो है गेहूं से क्या बनाया, आटा बनाया। उसने 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आटा किसको दे दिया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को दिया। तो बिस्किट बनाने वाली कंपनी उस 1 किलो आटा से जो है बिस्किट बनाएगी, जिसमें चीनी भी होगी और क्या नाम कहते हैं आटा भी होगा। तो उसमें सभी चीजें, उसमें बिस्किट बनाने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती हैं उन सारी चीजों का उपयोग करते हुए माना 1 किलो के आटे से उसने कितने बनाए, 60 रुपए की बिस्किट बना दी। माना 4 डिब्बे बन गए। 1 किलो आटे से उसने 4 डिब्बे क्या बनाए, पैकेट क्या बनाए, बिस्किट के डिब्बे बना दिए, बिस्किट के पैकेट बनाए। और एक पैकेट का मूल्य कितना रुपया है, 15 रुपया। तो इस प्रकार 4 पैकेट का मूल्य कितना रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया। तो इस प्रकार 60 रुपया जो बिस्किट पैकेट का जो मूल्य है उसमें सभी अंतिम मतलब गेहूं से जो अंतिम वस्तु बनी, जो अंतिम वस्तु जो निर्माण हुई वो क्या मिली, बिस्किट बनी। तो इस बिस्किट के मूल्य में इस बिस्किट के जो 4 पैकेट जो मिले, जो 60 रुपए के जो 4 पैकेट बिस्कुट 15 रुपया का एक पैकेट मिला, तो 4 पैकेट अगर 1 किलो आटे से जब 4 पैकेट बिस्किट बने तो 60 रुपया उसका मूल्य आया। उस 60 रुपया मूल्य क्या हुआ, उसमें सभी मूल्य आ गया। उसमें गेहूं का मूल्य भी आ गया, आटा का मूल्य भी आ गया, चीनी की लागत भी लग गई। बिस्किट बनाने के लिए जो भी मतलब कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। हमें इस शब्द को समझना है कि तीनों क्षेत्रों के वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना, जो कि अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का औचित्य है। मतलब जो अंतिम वस्तु, मतलब गेहूं से अंतिम वस्तु क्या बनी, बिस्किट बनी। गेहूं से अंतिम वस्तु क्या बनी, बिस्किट के पैकेट बने। तो उस बिस्किट का जो मूल्य आया, जो अंतिम जो मूल्य आया, उस मूल्य में सभी मूल्य, सभी जो क्या नाम कहते हैं चीजें उसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। तो इस प्रकार हम अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, तीनों क्षेत्रों का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी अगर देश की अर्थव्यवस्था में अगर तीनों क्षेत्रों ने कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया, तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष की कुल उत्पादन की जानकारी हमें प्रदान करता है। मतलब एक वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तु और सेवा, जैसे गेहूं से अंतिम वस्तु क्या बनी, बिस्किट बन गई। दूध से अंतिम वस्तु क्या बन गया, पनीर या घी बन गया। और तो इसी प्रकार हमने द्वितीयक से देखा, समझिए। तो गन्ने से जो है, तो उसके बाद जैसे कपास है, कपास का उत्पादन तो उधर आ गया। फिर कपास से हमने रेशा बनाया, धागा बनाया, उससे हमारे क्या बन गए, कपड़े बन गए। तो इस प्रकार से जो है तीनों क्षेत्रों के, मतलब किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष की कुल उत्पादन की हमें जानकारी प्रदान करता है। मतलब एक देश ने एक वर्ष में कुल कितना उत्पादन किया, तो उसका कुल उत्पादन को हम क्या करेंगे, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को
तीनों क्षेत्रकों द्वारा, कितने क्षेत्रों द्वारा, तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों द्वारा जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है, इसका का जो मूल्य वह उस वर्ष की क्या है पूरी उत्पादन की हमें क्या करता है जानकारी प्रदान करता है। और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को जब हम जोड़ देंगे, तीनों मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के जब हम उत्पादन को जोड़ देंगे तो उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को हम कह सकते हैं जीडीपी। तो जीडीपी क्या है ये मैंने पहले आपको बताया था। जीडीपी का मतलब ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू, इसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है किसी देश के द्वारा एक वर्ष में तीनों क्षेत्रों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का क्या है मूल्य है। तो इस प्रकार से जो है हमारे जो ये तीन जो क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो इस तरह से हम इसकी क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये समझना है कि हमें प्राथमिक क्षेत्र से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, द्वितीय क्षेत्र से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, तृतीय क्षेत्र से हमने क्या क्या सेवाएं प्रदान करी है, उनकी गणना नहीं करेंगे। उनकी गणना करने के बजाय हम उसका क्या निकालेंगे, अंतिम मूल्य निकालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 1 किलोग्राम गेहूं से हमने क्या बनाए, 4 डिब्बे 4 पैकेट बिस्किट के बनाए, तो इसका मतलब गेहूं से अंतिम वस्तु क्या बनी, बिस्किट बन गए। उस बिस्कुट का मूल्य जो है अंतिम मूल्य हो गया, तो हम उसको जोड़ देंगे, बिस्किट के मूल्य जो अंतिम जो मूल्य उसको जोड़ेंगे, 60 रुपये को जोड़ेंगे। उसी प्रकार धागे से हमने क्या बनाया, कपड़ा बनाया, या क्या नाम कहते हैं जैसे कपास से हमने कपड़ा बनाया, उस कपड़े की जो टोटल कॉस्ट आएगी, अंतिम जो उस कपड़े उस रेशे से जो अंतिम वस्तु हम बना सकते हैं उसका मूल्य आएगा। उसी प्रकार कोई भी चीज हम सेवा दे रहे हैं, माना तृतीय क्षेत्र द्वारा जो भी हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन सेवाओं का द्वितीय और प्राथमिक को कितना फायदा हुआ उसकी वैल्यूएशन हम निकालेंगे। तो इस तरह से जो है तीनों क्षेत्रों की जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का जब हम कुल उत्पादन की जब बात करते हैं, वहां पर हम तीनों क्षेत्रों को जो है वस्तु की गणना करने के स्थान पर हम उनका क्या निकालेंगे, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के योगफल को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और वही उस देश की क्या होती है किसी विशेष वर्ष में उत्पादित वस्तु होती है। तो इसी को हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी जो होता है इसका जो है भारत सरकार जो है उसके लिए काम करती है। हमारा जो भारत सरकार का जो मंत्रालय है वो राज्यों से इसके लिए आंकड़े लेता है, और इसके लिए जो है वह क्या नाम कहते हैं विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को, सूचनाओं को लेता है। और उसके बाद जो है क्या नाम कहते हैं तो जीडीपी का अनुमान, जीडीपी जो है देश का विकास का मापदंड है। तो जीडीपी जब बढ़ती है तो जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है, ज्यादा उत्पादन हुआ है। और जीडीपी जो है देश की विकास का एक क्या है मापदंड है। अगर हमारी जीडीपी, अगर हमारे तीनों क्षेत्र अगर हमारे सेटिंग से काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं को हम उत्पादन करके जो है उनका हम अच्छा टोटल उनकी जब हम वैल्यू निकालते हैं, मूल्य निकालते हैं, तो वो हमारे देश के विकास का एक मापदंड है। तो देश जीडीपी जो है देश की विकास को मतलब उसका एक मार्गदर्शक है, एक पथ प्रदर्शक है। मतलब वो ये देखता है कि देश ने कितनी तरक्की की। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा था प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की तुलना। पर अब क्षेत्रों की जो ऐतिहासिक परिवर्तन है विगत हम कुछ समय से देख रहे हैं, थोड़ा अगर हम प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों को विगत 100 सालों में या 50-60 सालों में अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत सा परिवर्तन हुआ है। मतलब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि जो हमारा कार्य था, हम परंपरागत तरीके से काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के विकास से जो है हमारे सेवा क्षेत्र ने जो है हमारी प्राथमिक हमारी कृषि कार्य करने के जो ढंग थे उसमें परिवर्तन हुआ है, और जिसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में हमने प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किया है। जबकि इससे पहले क्या था कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे। आज कृषि के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि हमारे पास लाखों टनों के हिसाब से अनाज पैदा होता है, हमारे पास हमने उसको भंडारण किया है, स्टॉक में रखा हुआ है। और तो ये सब किसकी वजह से हुआ, मतलब पर वो तकनीक से हुआ है। उसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ कि जब प्राथमिक क्षेत्र में इस प्रकार की तकनीक आई, इस प्रकार की प्रौद्योगिकी आई और वैज्ञानिक तरीके से हमने खेती की, तो हमारे प्राथमिक क्षेत्र का जो है मतलब ऐतिहासिक क्या हुआ परिवर्तन हुआ। एक समय तक हमारे देश में क्या था कि बाहर के देशों से हमें अनाज मंगाना पड़ता था,
लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की की, जैसे जैसे देश आगे की ओर बढ़ता गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमने उपयोग किया, वैज्ञानिक विधि से जब हमने खेती बाड़ी की, तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में भी क्या आया, परिवर्तन आया, मतलब उसमें हमारा उत्पादन भी बढ़ा। और द्वितीय क्षेत्र में भी वही हुआ, क्योंकि द्वितीय यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र में काम मशीनरी से होने लग गया, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या थी, कारखाने लगे। तो विभिन्न प्रकार की जो बाजार में आप देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, 100 सालों में अगर आप 70-80 सालों में अगर आप देखते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं या विनिर्माण कहते हैं। तो देश में जितने ज्यादा उद्योग धंधे होंगे, जितने कारखाने होंगे, लोगों को उतना ज्यादा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो आज के देश में आप देख सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र भी जो है देश का विकास का मापदंड है। जिस देश में औद्योगिक कारखाने, उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब वो देश अपने क्या नाम कहते हैं, उतना अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा, और उस वस्तु को फिर अधिक मात्रा में उत्पादन करने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। मतलब यहाँ से लोग यहाँ प्लान होंगे, मतलब कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र में से जो लोग यहाँ पर मजदूरी में काम करते थे, तो वो यहाँ से हटकर द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे, कारखानों में जाएंगे। जैसे जैसे जिसके पास ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, और उनके पास जैसी शिक्षा है, टेक्निकल जो लोग होंगे, वो कारखानों में इंजीनियर या जो भी आपके टेक्निकल लोग होते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में, कारखानों में, मिलों में, मजदूर से लेकर टेक्निकल से बड़े बड़े क्या नाम कहते हैं, टेक्नीशियन से लेकर ये कारखानों में लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, जहाँ पर मशीनों का क्या होता है, संचालन होता है, और जहाँ पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो है, बहुत अधिक मात्रा में जो है वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है, और वस्तु क्या बनती है, मूल्यवान भी बनती है। और इससे क्या होगा कि जब ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे, तो अगर हमारी वस्तु अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में अच्छी है, तो विदेशों को हम क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, और वहां से भी हमको क्या होगी, विदेशी मुद्रा क्या होगी, अर्जित होगी। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें ऐतिहासिक परिवर्तन में, तो विगत 150 सालों में अगर आप देखते हैं, हमारा जो तृतीय क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, सेवा क्षेत्र देता है, वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तृतीय क्षेत्र वस्तु बनाता नहीं है, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का जो आज ढांचागत जो मजबूती आई है, जो ढांचा जो उसका मजबूत किया है, वो हमारे तृतीय सेक्टर ने किया है। ये तृतीय सेक्टर हमारा एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो यहाँ पर जो है आविष्कार होते हैं, शोध होता है, और परिवहन संचार से लेकर, क्योंकि चीजें हम उत्पादन कर रहे हैं, जब तक हमारे पास एक अच्छा तंत्र नहीं होगा, जैसे जिस तरह से हमारे पास परिवहन संचार और कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो वो तब तक हमारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा जो भी उत्पादन कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, उसका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसलिए सेवा क्षेत्र क्या करता है, सड़कों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, परिवहन और संचार के साधनों का विकास करता है, और बैंकिंग और बीमाओं का कार्यालयों का विकास करता है, और क्या नाम कहते हैं, मेडिकल साइंस से लेकर, अध्यापक से लेकर, वकील से लेकर, हर किसी आदमी का महत्व है। जैसे हम लोग है, अध्यापक है, शिक्षा विभाग है, हमारा शिक्षा विभाग कोई वस्तु उत्पादन बनाता नहीं है, लेकिन हमें बेहतर नागरिक तैयार करने में हमारी क्या होती है, भूमिका होती है। उसी प्रकार हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, या जो भी है, जो भी हमारा विभाग है, हम अपने शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग से नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी एक प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वहां पर क्या है, वो क्षेत्र वो वस्तु नहीं बना रहा है, लेकिन एक बेहतर नागरिक तैयार करने के लिए जो है सेवा क्षेत्र काम कर रहा है, अपनी सेवा देकर, अपने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहा है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहा है, चाहे वो बैंकिंग के माध्यम से सेवा दे रहा है। तो उस तरह से वहां पर जो है सेवा क्षेत्र इन दोनों को क्या देता है, मजबूती प्रदान कर रहा है। आज अगर हमारा देश की अगर अर्थव्यवस्था यदि मजबूत हुई है, तो उसमें सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा आज ढांचा में, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, वो हमारे सेवा क्षेत्र से आई। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर जो है वैक्सीन बनाने में लगे हैं, तो वहां पर वो सेवा दे रहा है, मेडिकल साइंस से अपनी सेवा दे रहा है। जैसे अभी कोविड-19 बीमारी चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मेडिकल साइंस से क्या कर रहा है, उस पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, और उस पर काम भी कर रहा है, उस पर शोध कर रहा है। तो ये क्षेत्र जो है, जो तृतीय क्षेत्र जो हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो ये दोनों क्षेत्रों को क्या देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा था प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की तुलना। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये समझना है कि तीनों क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि तीनों क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और वहां पर हजारों लाखों संख्या में लोग काम करते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र कितनी वस्तु और सेवा उत्पादन काम कर रहा है, कितने उत्पादित वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, और कितने लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये सब का आकलन करने के लिए, तुलनात्मक से अध्ययन करने के लिए हम उनकी गणना, वस्तु और सेवाओं की गणना
और उत्पादन की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर किस वस्तु ने किस क्षेत्र में कितनी वस्तु बनाई, कौन कौन सी वस्तु बनाई, उनकी गणना करने के स्थान पर हम उनके मूल्य का प्रयोग करेंगे। तो उस मूल्य का उदाहरण द्वारा आपने समझ लिया, जैसे कि हमने 8 रुपये, जैसे हमने नारियल भी उत्पादन किया, गेहूं भी पैदा किया, तो उसको हम जोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अंतिम वस्तु और उसका मूल्य क्या निकला। जैसे हमने कहा भाई 1 किलोग्राम गेहूं से जो है 8 रुपये किलो प्रति किलोग्राम की दर से किसान ने गेहूं आटे की मिल को दिया, और मिल ने 10 रुपया प्रति केजी के आटे से जो है किसको दे दिया, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को दे दिया, और बिस्किट कंपनी ने जो है 1 किलो आटे से जो है 4 पैकेट बिस्किट के बनाए, और जो कि एक पैकेट का मूल्य उसने कितना रुपया किया निर्धारित, 15 रुपया किया। तो इस प्रकार गेहूं से जो अंतिम वस्तु जो बनी वो क्या बनी, बिस्किट बनी। तो इस प्रकार इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रकार हम तीनों क्षेत्रों से, चाहे वो प्राथमिक है, चाहे वो द्वितीय है और तृतीय, तीनों क्षेत्रों के वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना हम करेंगे, और जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। तो इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद का मतलब भी क्या होता है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं, और जो किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या है, मूल्य है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका था प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रों की तुलना। तो इस तरह से जो है आज का ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। ये नोट्स आप क्या करेंगे, मैं इसकी इमेज भी आपको भेजूंगा, इसको आपको जो है अपनी कॉपी में ये नोट से उतारना है। ठीक है, थैंक यू।